हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आलू फ्लोराइड कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आलू फ्लोराइड कंपनी का बिज़नेस क्या है ये पहले हम समझेंगे। इसका मैंने गूगल पे सर्च मारने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आलू फ्लोराइड का ये थोड़ा डेटा आया है, तो उसके बारे में बताया कि ये केमिकल इंडस्ट्री कंपनी है और ये फाउंडेड इन 1984, तो बहुत पुरानी कंपनी है ये। ठीक है, अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 332 का। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पहले था और इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, और ये कब प्रॉफिट बुक किया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं थोड़ा वेबसाइट दिखा देता हूँ। वेबसाइट पे इसके बारे में क्या डिटेल आ रहा है, तो ये रिसाइकलिंग वेस्ट करके पहले ही होम पेज इसका आ रहा है कि ये वेस्ट से जो फेंकने वाली चीज़ें होती, ख़राब चीज़ें होती, उससे एक केमिकल बनाता है। ठीक है, उसको रिसाइकल करता है। तो अच्छा खासा इनका ये काम है, बिजनेस है ऑलरेडी। और ये ज़्यादा ये एल्यूमिनियम, आलू फ्लोराइड मतलब एल्यूमिनियम भी इसका मेन ये है प्रोडक्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस कौन से महीने में, ये सारी डिटेल है। ठीक है, कितना, और 5000 टन का ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड पर ईयर एंड प्लान्स टू एक्सपांड फर्दर, ये सब बता रहे। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसको आलू फ्लोराइड करके बोलते हैं। लेकिन ये वेस्ट से रिसाइकल करता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी यहाँ पे इनका प्रोसेस साइकिल कैसा है ये भी यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हो। इस टाइप का है, केमिकल यूनिट है। आलू फ्लोराइड फ्लूसिलिक एसिड है, फ्लूसिलिक एसिड और आलू फ्लोराइड ये लिमिटेड है जो यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो भी है सिलिसिक डाइऑक्साइड, जो भी जितने केमिकल्स है वो किस तरीके से प्रोसेस करता है, फिर उससे क्या रेडी हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो आउटपुट मिलता है वो यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इनका प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस साइकिल, तो यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और इसके फाउंडर को ने मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल है, जिस तरीके का वेबसाइट है, मैंने आपको ये डिटेल दे दिया। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है, ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से, ये केमिकल कंपनी होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता चल सकता। अगर आप कॉमर्स के हो या साइंस फील्ड से ना हो तो आपको थोड़ा बहुत ये डिफ़िकल्ट जाएगा। लेकिन जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी का बिज़नेस क्या है, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का काम क्या है, बिज़नेस क्या है। फिर उसके बाद हमको उस शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो सोचना चाहिए। तो पहले हम अभी इसका वेबसाइट देखने के बाद अभी इसका टिकर टेप पे जो डेटा आ रहा है वो देखेंगे कि ये इसका शेयर कैसा है। तो यहाँ पे शेयर का मैंने ओपन किया। ठीक है, तो ये आलू फ्लोराइड लिमिटेड 332 का अभी प्राइस नज़र आ रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू का डेटा इनसफिशिएंट बता रहे हैं, मतलब डेटा नहीं है इनके पास। और ROE वर्सेस FD अच्छा है, रिटर्न अच्छा आ रहा है, एक ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। डिविडेंड अच्छा नहीं देता, इंटर पॉइंट गुड बता रहा है, अभी भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। और रेड फ्लैग आया है, तो ASM लिस्ट में है। मतलब ये स्टॉक को ASM लिस्ट कब आता है कि जब स्टॉक को वोलाटाइल किया जाता है या बढ़ाया जा रहा है या कुछ है, तो इस पर ये नज़र में, निगरानी में है कि ये शेयर इतना क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ा ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये कितना बढ़ चुका है। तो ये एक वीक का यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो एक वीक में कुछ आधा % डाउन है, तो लॉस है। और एक महीने का ये 6% तो ये माइनस में, एक महीने के अंदर भी ये डाउन में ही है। और अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 17-18% है एक साल के अंदर। ठीक है, और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में इसने 722, मतलब देखो 5 साल में ये 8 गुना हो गया है। ठीक है, 5 साल में 8 गुना शेयर हो गया है, तो ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए है ये कंपनी ने। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को।
मैक्स भी इसका वही है, लेकिन 2008 से है, तो ये भी 8 साढ़े 8 गुना हो चुका है मैक्स में। मतलब 2008 से अभी तक ये कंपनी ने इतना करके दिया है लोगों को पैसा, 8 गुना तो करके दिया है। ठीक है, 5 साल भी करते तो भी 8 गुना हो जाता, और 2008 से भी करते तो भी उतना ही होता। ठीक है, मतलब 2017 से भी उतना ही रिटर्न है। देखो ये 2017 से है और ये 2008 से, तो क्योंकि 2008 से नॉर्मली वही रेंज में चल रहा था। तो ये भी होता है किसी किसी शेयर्स में, बहुत टाइम से वही रेंज में बहुत रहते फिर बाद में भागते। तो ये सीखो, ये समझो, क्योंकि ये चैनल पे आपको सीखने मिलेगा। कोई कोई शेयर एकदम सुस्त हो जाता है, फिर बाद में भागना चालू करता है, तो एक बार स्पीड पकड़ लेता है तो फिर ज़बरदस्त रिटर्न दे देता है। तो इन्वेस्टेड रहने का कोई इतना लॉस नहीं होता। आज नहीं तो कल वो अच्छा शेयर है तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे ही देता है। ठीक है, अगर अच्छा शेयर है तो उसका धंधा अच्छा चल रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पे SIP करने वाले को 170% का, मतलब 5 साल में 170% भी अच्छा ही है। मतलब SIP करने वाले का देखो 6,000 डालता तो उसको 16,000 मिलते, 10,000 प्रॉफिट हो जाता। ये अच्छी बात है। तो SIP वाले को भी अच्छा खासा रिटर्न ये दे देता कंपनी। ठीक है, तो और यहाँ पे ये केमिकल है और ये स्मॉल कैप की कंपनी है, 253 करोड़ की कंपनी है। हाई रिस्क बता रहा है, वॉलेटाइल ज़्यादा है, अप डाउन ज़्यादा होता है ये शेयर में। यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनर का डेटा देखते हैं, स्क्रीनर क्या बोल रहा है इसके बारे में। और यहाँ पे स्क्रीनर के बारे में देखो, तो स्क्रीनर इसके बारे में जो डेटा दे रहा है हमको, पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखना है। प्रॉज में पॉजिटिव कुछ भी चीज़ नहीं बता रहा है, सारी चीज़ें नेगेटिव बता रहा है। कॉन्स में बता रहा है तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि जो इसका लोन है, लोन पे जो ब्याज आ रहा है, तो ब्याज चुकाने के लिए इसके पास वो कवरेज जो होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब इसका सेल्स कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके का होता है। मतलब धंधा कम है और उससे ज़्यादा ब्याज जा रहा है, या ब्याज ज़्यादा है इसको, इस तरीके का ये बता रहा है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट भी आगे पे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा ये यहाँ पे कॉन्स में बता रहा है। देखो पॉजिटिव चीज़ नहीं, नेगेटिव चीज़ है, मतलब आप थोड़ा समझ लो कि कंपनी कैसी है। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ। तो कंपनी ने ख़राब ग्रोथ दिया है 5 साल के अंदर। ठीक है, और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इक्विटी पे इसका ख़राब रिटर्न है, 12.5% का रिटर्न है। ठीक है, 12.87 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का ये ख़राब भी मान रहा है। ठीक है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये कैपिटलाइजिंग करेगा इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी बैच ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम 1.111 करोड़, तो 1 करोड़ 11 लाख का ये अदर इनकम भी है। और डेटर्स डे हैव इंक्रीज, तो और जो जिनसे पैसा आना है वो तो और भी देर कर रहे हैं पैसे देने में। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जिनसे पैसा आना है वो टाइम टू टाइम पेमेंट इनको नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो डेटा में बताया प्रॉज एंड कॉन्स, उसमें ओनली कॉन्स था। और क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स देख लो, तो 14 करोड़ का सेल करता था ये दिसंबर 2018 में, और सितंबर में 19 करोड़ का। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ तो आया है 2-3 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर। और एक्सपेंस भी देखो उसी तरह के है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे हम, सारा चीज़ें जाने के बाद, खर्चा वर्चा निकलने के बाद उसको बचता कितना है। तो पहले भी 2018 में 1 करोड़ बचता था, और अभी भी देखो 1 करोड़ ही बच रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी सेम ही नज़र आ रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो 2010 से डेटा यहाँ पे है। तो 2010 में देखो 25 करोड़ का सेल कर रहा था, 25-26 करोड़ का, और अभी 39 करोड़ का सेल कर रहा है। और उसके अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट कितना कर रहा है, पहले 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, और अभी लॉस कर रहा है। ठीक है, मार्च में भी लॉस किया, अभी भी लॉस कर रहा है, मतलब 2-2.25 करोड़ का लॉस कर रहा है ये। तो कंपनी अभी लॉस में गई है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें तो
ऑलरेडी ये प्रॉफिट में ही थी, अभी जस्ट लॉस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लॉस के पीछे की वजह भी आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ। देखो 39 करोड़ का सेल कर रही है और 37 करोड़ का इसका खर्चा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर इतना ही बच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम थोड़ा ऐड करेगा, तो ये ऐड करने के बाद इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है इनको, ब्याज भी पे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जाने के बाद तो बच कितना रहा है, डेप्रिसिएशन भी जा रहा है इसमें से, डेप्रिसिएशन ज़्यादा कट रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जाने के बाद अभी बच रहा है ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करने के बाद फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट बच रहा है वो देख लो। तो ये अभी लॉस दिख रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन 4 करोड़ का नहीं होता तो ये कंपनी अभी प्रॉफिट में नज़र आती। ठीक है, और अभी हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे। इसमें लोन कितना है, कर्जा कितना लिया ये देखेंगे। देखो स्टार्टिंग में कंपनी ने बहुत कुछ भी नहीं लिया था। 2010 में कुछ कर्जा नहीं था, लोन ही नहीं था, इस पर बोरोइंग ही नहीं था। कब तक नहीं था, तो 2019 तक कंपनी ने कर्जा नहीं लिया, उसके बाद लिया। देखो ये होता है, कभी कभी कंपनी को ज़रूरत पड़ जाती है। 2020 में कंपनी ने कर्जा लिया और 15 करोड़ का लोन लिया, फिर 32 करोड़ हुआ उसका। ठीक है, 1 साल के अंदर। और फिर बाद में अभी 30 करोड़ का लोन है, और उसके मुकाबले फिर उसी तरीके से इंटरेस्ट भी ज़्यादा जाता है ये, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का जो सेल है वो कम है, उसके अगेंस्ट में उसके पास उतना ही कर्जा भी है, तो वो चुकाने के लिए उसको डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। लेकिन इतना सेल के आसपास ये समझ लो, जितना सेल उतने का लोन है, कर्जा है, तो इस वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो सेल अगर होता 100 करोड़ का और 30 करोड़ का कर्जा होता तो कोई इतना लगता नहीं, बट लगभग सोच लो उतना ही सेल है, उतना ही लोन भी है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो कंपनी का हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी इसका मनी कंट्रोल देखते हैं, मनी कंट्रोल पे क्या डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये है मनी कंट्रोल, और ये ओनली बीएससी का शेयर है। तो बीएससी के शेयर मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं होते, और बीएससी का होने की वजह से इसमें ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करता, और ये वॉलेटाइल भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे शेयर्स में प्रॉफिट आना भी बहुत इजी भी हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर मूवमेंट आ गया तो बहुत स्पीड में मूवमेंट आता है, क्योंकि ओनली बीएससी पे होने की वजह से इसमें थोड़ा भी वॉल्यूम आ जाता है तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अच्छे होते हैं, और इसमें मैंने प्रॉफिट लिया है, तो मैंने कौन से टाइम पे लिया तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जिसके बारे में मैंने वीडियोस नहीं लाए थे वो वीडियो ला रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 197 का ये लो था इसका 52 वीक, और ये 415 का हाई था इसने मारा। तो ये कब हाई मारा था और कब लो मारा था, ये 1 साल का लो है, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, और अभी भी हाई से नीचे है, इसलिए अभी लेने के लायक यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एंड में बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक देखो। ठीक है, और स्ट्रेंथ देखो 4 बता रहा है, वीकनेसेस भी 4 है, अपॉर्चुनिटी 3 है, थ्रेट 1 है। तो स्ट्रेंथ में क्या बता रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छा बता रहा है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एवरी क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा था, ये अच्छा बताया, बट रेवेन्यू कम हो रहा था, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा था। रेवेन्यू कम हो रहा था, नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ये जो रेवेन्यू हो रहा था एंड प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा था। और रिज़ल्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, रिज़ल्ट स्क्रीनर स्टॉक विद द अपकमिंग रिज़ल्ट विच, यहाँ पे कुछ पूरा डेटा नहीं है, और हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो कंप्लीट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रो अकाउंट वालों के लिए होता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी 3 है, अच्छी बात है। और यहाँ पे कंपनीज इंक्रीजिंग डेट एज पर एनुअल रिपोर्ट, तो कंपनी और भी कर्जा बढ़ा रही, ये एक डर बता रहा है यहाँ पे थ्रेट में। तो यहाँ पे जो भी डेटा है देखो आपको समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका मार्केट कैपिटल अभी दिखा रहे 259 करोड़ का, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, पीबी रेशियो थोड़ा महंगा है। ठीक है, पी तो है ही नहीं इसको, तो पी नहीं है, और अर्निंग पर शेयर माइनस में है। तो समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव नज़र भी आ रही है।
ठीक है। और यहाँ पे हम इसको देखेंगे 1 साल का, चलो चार्ट दिखा देता हूँ पहले आपको चार्ट वाइज। तो 1 साल के अंदर ये कंपनी ने देखो किस तरीके का मूवमेंट दिया। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे जून में कुछ शेयर को लिया था और जुलाई में बेच दिया था 21% पे। तो एक ही महीने के अंदर इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वो पुराना वीडियो है, आलू फ्लोराइड करके मैंने डाला है। एक दिन का ये मोमेंट था, उससे पहले भी मेरे पास था ये शेयर, और 1 महीने के अंदर मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया था। और ये जस्ट मैंने शॉर्ट वीडियो पहले डालता था, ओनली शॉर्ट डालता था वो देखने के लिए, तो रिकॉर्ड के लिए। तो ये ओनली वो रिकॉर्ड के लिए रह गया, लेकिन इस पर मेरे को पूरा वीडियो लाना ये बाद में मैंने चालू किया। तो ये अभी मैं इस पे वीडियो ला रहा हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो एक टाइम पे 264 या 265 का शेयर होता, वो आज जो प्राइस है वो 332 हुआ। मतलब रखने वाले को भी यहाँ पे लॉस नहीं होता। उसने वो टाइम पे मुझे दिया ही था, उसने वो टाइम पे मुझे 21% 21% 1 महीने के अंदर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने के अंदर यहाँ पे अगर जिसने भी लिया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो उसने वो टाइम पे प्रॉफिट दिया। उसके बाद भी वो शेयर देखो इतने टाइम के बाद, ये जुलाई का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, उसके बाद भी ये शेयर ज़बरदस्त आगे बढ़ने लगा कंटिन्यूसली। मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कब तक बढ़ने लगा, कैसे बढ़ने लगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जून जुलाई के अंदर लिया हुआ था, तो उसके बाद ये बढ़ा जुलाई के अंदर। फिर बाद में देखो कम्प्लीटली थोड़ा फिर यहाँ पे डाउन आया था। देखो आता भी है, डाउन भी आता है, फिर से अप गया, फिर थोड़ा डाउन आता है, फिर अप गया। इसी तरीके का कोई भी शेयर चलता है, फिर से डाउन आया था, देखो फिर से अप गया। तो ये शेयर ने उस तरीके से मूवमेंट दिखाया, लेकिन यहाँ पे लेने वाला आगे यहाँ तक उसको प्रॉफिट मिलते जाता है, लेकिन अप डाउन भी हर बार आता है, वो भी सहना पड़ता है, ठीक है। तो किसी ने लॉन्ग भी किया होता वो टाइम पे लेके उनको प्रॉफिट ही होता, लेकिन मैं एज अ स्विंग ट्रेडर होने की वजह से मैं बहुत सारे शेयर्स में से लेता हूँ, फिर वो मुझे प्रॉफिट दिखता है तो निकल जाता हूँ, फिर और कोई अच्छे शेयर्स में डाल देता हूँ। क्योंकि देखो इसके बाद ये बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा, लेकिन यहाँ पर डाउन तो आया, फिर इतना टाइम रुकना पड़ता है, फिर यहाँ पे एक वेट करना पड़ता है, तो तब तक दूसरा कोई शेयर मिल जाता है तो अच्छा होता है। और इसमें से निकलने के पीछे भी वजह होती है कि क्यों निकला। तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का सारी चीज़ें दिखा दी, तो कंपनी की थोड़ी हालत ख़राब होती है तो निकल जाना चाहिए। देखो कंपनी डेप्थ में भी जा रही है, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये वोलेटाइल क्यों है इतना ख़राब होने के बाद भी। तो इस पर वो रेड मार्क आपने देखा रहेगा, रेड फ्लैग था कि इस पर निगरानी रखी जा रही है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये शेयर गिर क्यों नहीं रहा है, उल्टा भाग क्यों रहा है ज़्यादा। तो ये भी देखा जाता है, फिर वो कंपनी का फिर प्राइस गिर जाता है, फिर ऑटोमेटिकली अगर आगे जाके तो और प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अगर आना चालू हो जाती है तो शेयर में से निकलना मैं सही समझता हूँ, तो इसी वजह से मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें जो प्रॉफिट लेना था वो ले लिया। और यहाँ पे 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है लोगों को। देखो 60 का लो से ये कंपनी ने ज़बरदस्त कितना रिटर्न दिया, ये कौन सा प्राइस दिया यहाँ पे 445, तो 445 तक गया, 60 से 445 गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1-2 रुपये का शेयर ये 445 हो चुका था लाइफ टाइम में। तो ज़बरदस्त इसने ग्रोथ दिया है, लॉन्ग टर्म वालों को भी दिया है, शॉर्ट टर्म वालों को भी दिए है, ठीक है। ये 20 साल पुराना है, ये 2008 वाला नहीं है, टोटल 20 साल पुराना ये प्राइस है। वहाँ से अच्छा खासा इसने लोगों को ग्रोथ दिया है, ठीक है। तो फिलहाल अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में इसने दिए हैं अभी, लेकिन आगे का क्या ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे 1 वीक का देखो नेगेटिव है, 1 मंथ का नेगेटिव है, 3 महीने का पॉजिटिव रिटर्न है 5 साढ़े 5। YTD मतलब जनवरी से, जो जनवरी पूरा गया वहाँ से ये अभी नेगेटिव ही है। और 1 साल का देखो 18-19% है। देखो 1 साल कंटिन्यू रखता अभी तभी भी लॉस ही दिखता है, यहाँ पे लॉस नहीं कम रिटर्न दिखता, बट जितना एक्सपेक्टेड है उससे वो मैं तो ले चुका, लेकिन उसके बाद भी शेयर देखो डाउन आता है ना, तो फिर वो थोड़ा रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो 3 साल का भी रिटर्न बहुत अच्छा दिया है इसने, 3-4 गुना तो है। और यहाँ पे आलू फ्लोराइड का ये सितंबर का सेल्स बता रहे जो
54% से बढ़ चुका था। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है करके वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम इसका अभी फाइनेंशियल देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का देखो 40 करोड़ का था, फिर यहाँ पे 2020 में 75 करोड़ तक ये बढ़ गया था कंटिन्यूसली। फिर देखो 2021 में ये 21 में 38 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू भी थोड़ा अभी कम हो गया, ये भी प्रॉब्लम है। और ऊपर से 3 करोड़ का स्टार्टिंग में प्रॉफिट था 2017 में, फिर से 3 करोड़ का है, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2020 में। अभी देखो ज़ीरो है, लॉस किया कंपनी ने। ऑलरेडी हमने देखा कि उधर लॉस ही दिख रहा था। तो ख़राब रिज़ल्ट की वजह से, ख़राब सिचुएशन की वजह से कंपनी ने थोड़ा सा लॉस कर रही है और ऊपर से कर्जा भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे प्रमोटर का देखो होल्डिंग अच्छा है। प्रमोटर लगभग 60% पकड़ के चलो, 59.85 है, मतलब 60% तक तो प्रमोटर के पास शेयर्स है। और बचे हुए शेयर्स किसके पास है? तो पब्लिक के पास 38% है। पब्लिक भी बहुत आजकल इन्वेस्ट करती है, तो पब्लिक के पास 39% है। फिर बाकी का DIS के पास है 1.28, तो अच्छा है। और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे FIS के पास भी है, तो FIS के पास भी थोड़ा है शेयर। तो FIS के पास कितना है वो भी देख लो। यहाँ पे FIS पे 0.0 है, 0.01 FIS का है, या अदर का बता रहा है, नहीं FIS का 0.05 है। ठीक है, तो बहुत कम है, सबका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे FIS का एक बता रहा है, एक ही FIS है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है मैंने बता दिया है। और आपको यही बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ये शेयर मैंने जब लिया था वो टाइम पे इसका डेटा पॉजिटिव था, सारी चीज़ें अच्छी थी। बट देखो कंपनी है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसको देखते रहना पड़ता है, क्या उसमें और अच्छी चीज़ें आ रही है तो उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन देखो होल्ड भी करते, लेकिन ख़राब चीज़ें आने के बाद भी ये शेयर बढ़ते गया, तो ये भी होता है, ये मार्केट है। अगर ख़राब चीज़ें, किसी का मैनेजमेंट में कोई डायरेक्टर रिज़ाइन कर देता है, कोई ये होता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में कि कंपनी का भाव गिरना चालू हो जाता है, और कुछ हो जाता है, और कुछ नेगेटिव चीज़ निकलती है तो भी कंपनी का। लेकिन ये कंपनी का देखो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से इसको निगरानी में रखा गया है कि इसको देखा जाएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये भी चीज़ें होती है, फिर उसके बाद शायद कंपनी का प्राइस गिर जाए, भाव गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। बट लोगों का एक्सपेक्टेशन है केमिकल कंपनी का बिज़नेस अच्छा दिख रहा है, शायद आगे और भी भागेगा। लेकिन कंपनी का बिज़नेस अच्छा है तो लोन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है ज़्यादा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भी सोचना चाहिए। और शायद ये जो बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं, बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, जो मार्केट में बहुत लोगों को लूटने के लिए बैठे रहते हैं, तो वो उनके हिसाब से भी गेम खेलते हैं, क्योंकि इसको मूव करना बहुत इजी होता है, क्योंकि कम वॉल्यूम पे भी ये शेयर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओनली BSE पे है करके। BSE को ज़्यादा मूव करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये NSE पे नहीं है। इस वजह से दो जगह इसको ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ओनली BSE पे भी ट्रेड करोगे तो उतना भी चलेगा, क्योंकि NSE पे ऑलरेडी ये है ही नहीं। ठीक है, तो 7,900 शेयर्स ही आज वॉल्यूम उसका बाइंग सेलिंग हुआ है, ट्रेड हुआ है, तो उसी में इतना ये परसेंटेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वैसे ही NSE पे होता है तो NSE पे लाखों में शेयर्स ट्रेड होते हैं, करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो ये सर्किट पे सर्किट मार सकता है, क्योंकि इसमें BSE पे ज़्यादा जल्दी मूवमेंट आ जाता है, और BSE में ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, बट वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है। तो ऐसे टाइम पे ये ऐसे शेयर्स में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी वॉलेटाइल भी है। बट ये कभी गिरना चालू हो गया कंटिन्यूसली तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, मैनेजमेंट की वजह से भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ
फेस होती है। इस वजह से ये चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक शेयर कुछ ना कुछ सिखाता है और मैं हर एक शेयर के बारे में बताता हूँ, जिसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें बताता हूँ, और कौन सा शेयर कैसा परफॉर्म करता है, आगे क्या कर सकता है, सारी चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शेयर ने तो प्रॉफिट करके मुझे दिया था, तो एक बार प्रॉफिट कर दिया तो मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं रहता उसके बाद वो आगे बढ़े या नीचे गिरे। ठीक है, नीचे गिरे तो एक बार फिर से उसका चांसेस लग रहा है तो मैं फिर से उसमें ख़रीद लेता हूँ। नहीं लगता है ये आगे बढ़ गया तो छोड़ दो, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर से वो गिर सकता है, क्योंकि उसमें किस वजह से गिरा उसका रीज़न अगर स्पेसिफिक नहीं है, पता नहीं कि क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अगर नहीं पता है मतलब कुछ ना कुछ उसको ऑपरेटर लोग उसमें मूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वो जो ऑपरेटर बढ़ा सकता है वो ऑपरेटर गिरा भी सकता है। तो ये बहुत सोच समझ के खेलना चाहिए ऐसे शेयर्स में, नहीं तो आप बड़ा ज़्यादा पैसा डाल के फंस सकते हो। और कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसी एक शेयर में डाल के नहीं बैठना चाहिए जब तक वो शेयर के बारे में आप कॉन्फिडेंस ना हो, कंफर्म ना हो। ठीक है, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड भी उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करते हैं, तो आप उनसे बड़े तो है नहीं। ठीक है, तो जस्ट आपके पास कैपिटल कम भी होगा तो 4-5 तो कंपनीज़ ले लो, और ये चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ मैं बताता हूँ, तो वो भी आप देखा करो, पूरे वीडियोस देखा करो, और चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है, तो सब्सक्राइब करके रखो और इन्फॉर्मेशन लेते जाओ और अच्छे से कमाते जाओ। ठीक है, और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और प्रॉफिट के वीडियोज़ में यहाँ पे भी डालते रहता हूँ, तो जो भी बचे हैं पहले के प्रॉफिट के वीडियोज़ जो मैंने जस्ट शॉर्ट वीडियो बनाए थे वो भी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि हर एक शेयर कुछ ना कुछ सिखाता है। आज मेरे पास नहीं हो तो वो शेयर कहीं ना कहीं किसी और के पास होगा, उसको क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर हो जाती है, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर उनके पास ऐसा शेयर है या जस्ट लिया है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, तो ये शेयर में थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि इसको ऑपरेटर थोड़ा मूवमेंट ला रहे हैं, क्योंकि इसके तो बाकी सारी चीज़ें ख़राब नज़र आ रही है, फिर भी ये शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरा इस पे यही रिकमेंडेशन है, अगर आपको लगे रिस्क ज़्यादा लेना है तो ले सकते हो, लेकिन ऑलरेडी ये थोड़ा रिस्क में नज़र आ रहा है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।